अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैफ 3 आपका ग्रुप ए का तीसरा सब्जेक्ट, उसकी आज हमारी पहली ओरिएंटेशन सेशन, उसके लिए हम इकट्ठे हैं यहाँ पे। बिफोर आई स्टार्ट दिस सेशन मैं थोड़ा सा पहले ही आप लोगों से अपोलोजाइज़ कर लूँ। एक तो ये कि मुझे बेसिकली आई कैप का हमारा रिवीजन सेशन चल रहा है, कैप 3 का ही, मार्च एग्ज़ाम के लिए। तो मैं कुछ अगले दिनों के लिए उसमें ऑक्यूपाइड हूँ, तो इसलिए शायद मैं ये क्लास रेगुलरली अगले कुछ दिन ना ले पाऊँ। लेकिन चूँकि आज फर्स्ट डे था तो मैंने वहाँ से कुछ देर पहले क्लास ऑफ की इधर आया ताकि आप लोगों से थोड़ी देर के लिए कुछ इंटरेक्शन ज़रूर हो जाए, ताकि आपको ज़रा थोड़ा सा तारुफ हो जाए और पता लग जाए कि आप जो एजेंडा लेके चले हैं, जिस पे आप आए हैं, जिस एजेंडा के तहत, जो कि प्राइमरली है कि सितंबर 25 में इंशाअल्लाह आप लोग ग्रुप ए जो कैफ का उसको टारगेट करें, ताकि नई स्कीम में आपको जो ट्रांजिशन पे कुछ एडवांटेज मिल सकता है उसको हासिल कर सकें। डेफिनेटली अपना टाइम तो आप सेव करेंगे एफिशिएंटली इसको यूटिलाइज़ करके। ये जो 1-2 महीने जो कि नॉर्मल बैच का बच्चा वो तो शुरू कर रहा होगा अप्रैल फर्स्ट, ईद के बाद अप्रैल में क्लासें कहीं शुरू होंगी, तो आप लोग उससे तकरीबन 1.5 महीना पहले क्लासेस शुरू करके फ़ायदा उठाएं, अपना टाइम भी बचाएं, उसको प्रोडक्टिवली यूज़ भी करें और कुछ अर्ली अपना कैफ का सफ़र भी कंप्लीट करें। तो इसलिए आज के इंटरेक्शन को अहम समझते हुए मैं आपसे मिलने के लिए आज आ गया, डिस्पाइट कि मेरी थोड़ी आई कैप में कमिटमेंट चल रही थी, थोड़ा सा ओवरलैप आ गया। लेकिन बहरहाल आई स्टार्ट विद माई ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आज हमने बात है पढ़ना पढ़ाना कुछ नहीं है, पढ़ाई इंशाअल्लाह हमारी रेगुलर क्लास से जो शुरू होगी, जो कि प्रॉब्ली इंशाअल्लाह बाय द वे कमिंग मंडे से होगी, मैं आपको पहले बता दूं। उससे पहले इस वीक में कुछ और कमिटमेंट्स ऐसी हैं कि जिसकी वजह से मैं रेगुलर क्लासेस नहीं ले पाऊंगा, तो इसलिए हमने सोचा कि एक ही दफ़ा शुरू करेंगे मंडे से इंशाअल्लाह। तो आज हम सिर्फ कैफ 3 के बारे में जानेंगे, ये सेशन हमारा कैसा चलेगा उसके बारे में कुछ थोड़ी डिस्कशन करेंगे, पढ़ाई वाला काम नेक्स्ट क्लास से इंशाअल्लाह। तो स्टार्टिंग विद ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ माई सेल्फ, मैंने 1999 में KPMG तासीर हादी लाहौर ऑफिस, जो आप कह सकते हैं कि टॉप जो हमारी 2-3 फर्म है पाकिस्तान की, उनमें से एक फर्म है, वहाँ से अपनी ट्रेनिंग की थी। और 99 में ही मैंने CA विद इन ट्रेनिंग अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाई किया था। मैं अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि उन कुछ चार्ट अकाउंटेंट्स में से हूँ। उस ज़माने में तो वाकई कुछ होते, अब तो माशाल्लाह काफ़ी कुछ हो चुका है, लेकिन उस ज़माने में वाकई कुछ होते थे जिन्होंने कभी CA में फेलियर नहीं फेस किया। सो आई एम अमंग्स दोज चार्टर्ड अकाउंटेंट जिन्होंने उस ज़माने में, जब CA काफ़ी मुश्किल होता था, काफ़ी चैलेंजेस होते थे आजकल के ज़माने के लिहाज से, चलते हुए कभी वक्त आएगा तो बातों बातों में जिक्र निकलेगा, आई कीप ऑन शेयरिंग विद यू कि हमारे ज़माने में क्या चैलेंजेस होते थे CA में, जिसमें वाकई विदाउट फेलियर CA करना अल्लाह ताला का करम तो है ही है, लेकिन आपको अपनी मेहनत भी एक ख़ास अंदाज में करनी पड़ती थी। तो करंटली जनाब मैं राइज़ में एज डायरेक्टर अटैच हूँ, साथ एक चार्ट अकाउंट फर्म में एज पार्टनर ऑडिट डिपार्टमेंट को ओवरसी कर रहा हूँ। टीचिंग की बात करें तो टीचिंग में मेरे जो एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज़ हैं, रेगुलरली कैफ 3, कैफ 6 और CFA 4 लेवल पे पढ़ा रहा हूँ। और ओकेजनली मैं ये मुझे सीखना पड़ेगा थोड़ा सा, तो तंग कर रहे हैं मुझे, चलते बढ़ते ऐसी तरह कोंडा मोड़ा लग जाता तो वो हो जाए। अभी लगा भी नहीं तो भाग गया, ये तो बड़ा मुश्किल है इसको चलाना भाई। ये तो हाथ दूर से ही गुजरता तो चल जाता है, मुझे लगता है। चलें जी, देख लेंगे आहिस्ता आहिस्ता इसको, जरा सीख जाएंगे इसको। तो जनाब PRC पे ओकेजनली, नॉट रेगुलरली, मैं कहीं नीड बेसिस पे कॉलेज की भी ज़रूरत हो, कभी मेरे पास टाइम अवेलेबल हो, मैं PRC पे क्वांटिटी मेथड भी पढ़ाता हूँ। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैफ 3 जिसके हम बैठे हैं, इसके बाद नेक्स्ट कैफ 6 है जो कि फ़िलहाल ग्रुप B में है। नई स्कीम में कैफ 3 कैफ 6 दोनों इकट्ठे होने जा रहे हैं ग्रुप B में। तो बहर और CFA 4 में, CFA 4 करंट स्कीम में बिजनेस फाइनेंस डिसीजन, ये भी मैं टेकअप करता हूँ। बाद में सबसे पहले CA में मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू किया था 2008 या 9 में, और फिर ये सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू किया 2014 या 15 में, और ये सब्जेक्ट 2021-22 में ही आई कैप में स्कीम में आया, तो मैं तब से ही पढ़ा रहा हूँ। ये तो खैर बिल्कुल बेसिक लेवल सब्जेक्ट है, इसको मैंने में तय बहुत रेगुलरली मैंने पढ़ाया नहीं। हाँ, लेकिन अगर ओवरऑल टीचिंग की बात करें तो मैं 2002 से ये सब्जेक्ट्स जो हैं नॉट CA के स्टूडेंट्स को, ACCA के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। और ये थी जी मेरी ओवरऑल हिस्ट्री। अब हम चलते हैं लॉन्ग बैच की तरफ कि लॉन्ग बैच जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो अटेंड करने जा रहे हैं, इसमें क्या आप लोगों को फ़ायदा है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट।
एक तो जैसे हमने डिस्कस कर लिया कि आपको तकरीबन 1.5 महीना एक्स्ट्रा मिल रहा है, किक स्टार्ट आपको मिल गया। आम बच्चे जो अप्रैल में स्टार्ट करेंगे, आपने फरवरी में शुरू कर लिया, 1.5 महीने से भी ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलने जा रहा है। इसमें जो हम चीज़ कॉलेज प्लान करता है, लास्ट सेशन में भी हमने इसको देखा, आम बच्चे का रेगुलर बैच जो अप्रैल में शुरू होता है वो 31 जुलाई यूजुअली, और ईद की वजह से ऊंच नीच हो जाए तो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक चला जाता होता है। लेकिन आप लोगों का इंशाअल्लाह हम टारगेट रखेंगे बैच कंप्लीशन 30 जून, दिस विल बी आवर टारगेट, ताकि आपको जुलाई और अगस्त एग्ज़ाम से पहले 2 महीने आपको मिले रिवीजन के, प्रैक्टिस के, टेस्ट के, और हम उसमें भी आपको आइडल नहीं छोड़ते। रूटीन में हमारा वीकली टेस्ट चल रहा होता है, डे फिक्स हो जाएगा, आपको शेड्यूल मिल जाएगा, और आपको जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वीकली चैप्टर वाइज आपके टेस्ट होते चलेंगे। उसके बाद असेसमेंट्स हमारी मंथली होती हैं जो क्यूमुलेटिव सिलेबस की होती हैं। फर्स्ट मंथ के एंड पे पूरा महीना जो पढ़ा उसका टेस्ट आएगा कंप्रीहेंसिव, वो चलेगा। और जब हम जून में कोर्स ख़त्म कर देंगे उसके बाद हफ्ता दो हफ्ते आपको दिए जाएंगे सिलेबस की रिवीजन के लिए, और फिर एक हमारी रिवीजन टेस्ट सीरीज शुरू हो जाती है जो आजकल हमारी एग्जिस्टिंग बच्चों की ऑलरेडी चल रही है, अब बल्कि मॉक के करीब वो पहुँचने वाली है। तो ये रिवीजन टेस्ट सीरीज शुरू हो जाती है जिसमें मल्टीपल चैप्टर्स के टेस्ट आते हैं। ये वीकली, ये चैप्टर वाइज टेस्ट है, यहाँ पे 2-2, 3-3 चैप्टर इकट्ठे करके पूरे सिलेबस को रिवाइज किया जाता है, और उसके साथ फिर हम रिवीजन के साथ इसमें मिड टर्म, हाफ बुक टेस्ट और फुल बुक टेस्ट भी प्लान किए जाते हैं। तो ये जनाब हमारा ओवरऑल लॉन्ग बैच के फीचर्स हैं, और हम इंश्योर कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो बच्चा लॉन्ग बैच में आए वो गारंटीड सक्सेस ले। और पिछली दफ़ा का जो रिज़ल्ट हमारा आया था ऑटम 24 का, अल्हम्दुलिल्लाह दैट वाज एक्सेप्शनल। हमारे बेतहाशा बच्चों ने 4 आउट ऑफ 4 पेपर्स क्वालिफाई अल्हम्दुलिल्लाह किए थे। तो हम इंशाअल्लाह उसको मज़ीद इम्प्रूव किया हमने ये स्प्रिंग 25 के लिए, और इंशाअल्लाह आपके लिए जैसे जैसे आगे जा रहे हैं, क्योंकि एक नया ट्रेंड है, पायनियर है हम इसमें हमारी भी लर्निंग कर्व है। लर्निंग कर्व एक टॉपिक भी हमारा आगे चल के पढ़ेंगे कि सीखने, रिपीट करने के साथ साथ आप अपने काम में बेहतरी लाते हैं। तो लर्निंग कर्व की वजह से हमारा लॉन्ग बैच की जो हैंडलिंग है वो राइज में अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतर से बेहतर होती जा रही है। तो इंशाअल्लाह यू विल बी बेनिफिशियरी ऑफ दैट, और हमारा टारगेट रहेगा, और आप लोगों का भी टारगेट यही होना चाहिए कि 4 पेपर शुरू कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह 4 पेपर ही पास करने हैं। और रेस्ट एश्योर्ड 4 पेपर जितना टाइम ड्यूरेशन है इसमें मैनेज करना, पास करना कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। यू जस्ट हैव टू स्टे रेगुलर एंड कंसिस्टेंट। ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि रेगुलर क्लास में रहना है, रेगुलर होमवर्क में रहना है, रेगुलर टेस्ट में रहना है। ये नहीं डिमांड करते कि आप 24 घंटे पढ़ते रहो। आप कॉलेज में 4-5-6 घंटे के अलावा 4 घंटे, 3 या 4 घंटे रूटीन में अगर पढ़ते रहते हैं तो इसका मतलब दिन के आप टोटल 10 घंटे आपके इधर निकल जाए तो 14 घंटे फिर भी पढ़े में आपके पास अपनी सोने, जागने और अदर लेजर एक्टिविटीज़ के लिए। तो ये अगर आप इंश्योर कर लेते हो कॉलेज के अलावा 3 से 4 घंटे अगर आप डेली का प्लान इंश्योर कर लेते हो तो डेफिनेटली यू विल अचीव द सक्सेस। अच्छा जी, हम थोड़ी स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट के बारे में। नो हाउ, ये कैफ 3 है क्या? आपके प्रायर नॉलेज जो आपने चीज़ें सीखते आ रहे हो अभी तक, जो पढ़ चुके हो, उसमें ये कहाँ पे जाके लिंक होता है? आप लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग से तारुफ लेके आए हैं, ठीक है ना? फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपने पढ़ा, पीआरसी कौन सा नंबर था? 4, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सब्जेक्ट एक पढ़ना शुरू किया, और उसके आपने मजीद कई सब्जेक्ट भी पढ़ने, कई पेपर पढ़ने हैं। आपने फ़िलहाल कैफ 1 आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे है, फिर कैफ 5 वो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे है, फिर सीफैप 1 गालिबन वो भी रिपोर्टिंग अकाउंटिंग पे ही है, और फिलहाल MSA 1 एग्जिस्टिंग स्कीम में बदलने जा रही स्कीम, दो लेकिन MSA 1 वो भी अकाउंटिंग ही का उसमें मेजर हिस्सा है। तो इसका मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप PRC 4, कैफ 1, कैफ 5, सीफैप 1 और MSA 1 यहाँ पे 5 जगह पढ़ते हो। लेकिन हम जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये भी एक अकाउंटिंग की एक ब्रांच है। अब इसमें अकाउंटिंग में और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फ़र्क क्या है, थोड़ा सा वो मैं आज आपको ज़रा समझाने की कोशिश करूँगा। हम अगेन कैफ 3 पढ़ने नहीं जा रहे, सिर्फ कैफ 3 में फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के डिफरेंस को हम समझेंगे वो क्या है, और हमारी इसकी स्टडी की अप्रोच, कॉस्ट अकाउंटिंग की, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की स्टडी अप्रोच, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कैसे फ़र्क होगी, किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, इजाफी अप्रोच डेफिनेटली फ़र्क होने वाली है। इसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तरह आप नहीं पढ़ते, इसको पढ़ने का अंदाज़ थोड़ा फ़र्क
रखना है आपको। अगर फर्क, हर सब्जेक्ट को पढ़ने का अंदाज बेटा फर्क होता है। इसको अपने अकाउंटिंग नहीं समझना। अभी तक अकाउंटिंग आपने पढ़ी है, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट इसमें भी आएगा, बट दैट विल बी हार्डली 10% या 15% ऑफ द सिलेबस। 10-15% डेबिट क्रेडिट है यहाँ पे। अकाउंटिंग जो आपके दिन में आता है ना, अकाउंटिंग डेबिट क्रेडिट, ये वो 10-15% है। बाकी सारा यहाँ पे अदर देन डेबिट क्रेडिट है, अकाउंटिंग ही, लेकिन अदर देन डेबिट क्रेडिट है। कैसे, उसको इंशाअल्लाह हम एलैबोरेट करेंगे। अच्छा, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपने क्या सीखा था कि भाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है जिसमें आप अपने बिजनेस की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें आपने कोई एसेट खरीदा, आपने कोई एक्सपेंस इनकर किया, कोई इनकम अर्न की या रिसीव की, एक्सपेंस इनकर किया या पे किया, फर्क पता ना इनकर होना और पे होना में, ठीक है। तो जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन आप उसको रिकॉर्ड करते हो और फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इन ट्रांजैक्शन के रिजल्ट्स को अल्टीमेटली समराइज कर देते हो। किस शेप में? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की शक्ल में। ऐसा ही है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना और उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सूरत में समराइज करके रिपोर्ट करना। ये आपने सीख लिया और सीखते रहेंगे अगले 3-4 साल तक, ये सीखते रहना आपने। लेकिन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जब पढ़ने जा रहे हैं, ये एक सब्जेक्ट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के नाम से एक ही सब्जेक्ट है हमारे पास, कैफ 3। पहले आज से कुछ 6-7 साल पीछे चले जाए ना, तो इसके 2 सब्जेक्ट होते थे, एक कैफ लेवल पे, एक सीफैप लेवल पे। अब सीफैप खत्म हो गया, सिर्फ एक जगह रह गया। ये सब्जेक्ट तो एक ही है, लेकिन इस सब्जेक्ट में कुछ बेसिक नॉलेज हम जो हासिल करेंगे ना, वो हमारा कैफ 6 में भी इस्तेमाल होगा, और फिर कैफ 6 में जो बेसिक नॉलेज हम हासिल करेंगे ना, वो हमारा सीफैप 4 में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा। तो कनेक्शन इसका आगे है, ऐसा नहीं कि एक दफा पढ़ के खत्म हो जाना है इसने। अकाउंटिंग तो बकायदा एक लैडर है, इंट्रो से R1, R1 से R2, R2 से सीफैप 1, वो तो एक लैडर है, स्टेप बाय स्टेप आप एडवांस होते जा रहे हो। यहां पे लैडर नहीं है, लेकिन कनेक्शंस हैं, प्रिंसिपल्स के, असूलों के, नॉलेज के लिंकेजेस हैं अगले पेपर से। ऐसा नहीं कि पढ़ के भूल जाओगे इसको, अब ये चलता रहेगा और जिंदगी में, प्रोफेशनल लाइफ में आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला सब्जेक्ट है। ये बहुत ज्यादा काम आने वाला सब्जेक्ट है। शायद अकाउंटिंग एक सर्टन रोल्स में जितना अहम है, उतना ही अहम ये ब्रांच भी होगी आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ में। जो ब्रांच जिस पे आज, बल्कि आज तो नहीं मैं कहूँगा, पहला कदम आप रख चुके QM में। इस ब्रांच पे पहला कदम आप QM में, ये कॉस्ट, MFA और BFD के जो नॉलेज की ब्रांच है, जिसको मैं इंशाअल्लाह लीड करूंगा, आपको लेके चलूंगा, इसका पहला कदम आप QM में पढ़ चुके हो। जैसे आपने QM में ब्रेक इवन पढ़ा ना, QM में आपने NPV, IRR की टर्म्स पढ़ी हैं, वो सारी इसी ब्रांच में कहीं ना कहीं किसी स्टेप पर नजर आएंगी आपको। कुछ कैफ 3 में नजर आ जाएंगी, कुछ कैफ 6 में नजर आएंगी, कुछ BFD में टर्म नजर आएंगी, दोबारा आपके सामने आएंगी, ठीक है। तो ये पहला कदम आप रख चुके हो, ये दूसरा कदम आप समझो आ रहा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बाय द वे हमारे क्या क्या आता है? इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड नोट्स। 5 कंपोनेंट्स आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? पढ़े हैं, पढ़ते रहेंगे। ये क्या है? इस सब्जेक्ट में हमने क्या सीखना है? अच्छा, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग बाय नेचर तो 2 अलग-अलग चीजें हैं, लेकिन अक्सर इनको डिफरेंट अकाउंटेंसी बॉडी एक ही सब्जेक्ट के अंदर पढ़ा देती हैं हमें, क्योंकि बहुत वास्ट सब्जेक्ट नहीं है ना, और दूसरा इनका आपस में रिलेशनशिप बड़ा स्ट्रांग है, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, इसलिए इनको एक ही किताब में इकट्ठा करके स्मोके में डिफरेंट टॉपिक्स के तहत पढ़ा दिया जाता है। तो हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे, से 16-17 इसके चैप्टर हैं, तो इन 16-17 में से कोई 8-9 चैप्टर कॉस्ट अकाउंटिंग के हैं और 7-8 चैप्टर में भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग है क्या, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है क्या, और हमने जो डिफरेंट चैप्टर इसमें पढ़ने हैं उसमें हम क्या चीजें सीखेंगे, तो मैं उनका ओवरव्यू, ब्रीफ, वेरी ब्रीफ आपको ओवरव्यू उनका मैं बता दूं आपको। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम सीखते हैं कि अगर हम एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन समझ आती है ना, कितनी तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है? 3 तरह की। कौन कौन सी? मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विस। जबरदस्त हो गया, माशाल्लाह। तो जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि जिसका काम होता है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करना प्रोडक्शन प्रोसेस की मदद से, ये मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन होगी। तो जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाती है,
उन डिफरेंट प्रोडक्ट्स की कॉस्ट पर यूनिट रिकॉर्ड करना, मेजर करना, ये कॉस्ट अकाउंटिंग हमें सिखाती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको कॉस्ट पर यूनिट कभी मेजर करना नहीं सिखाया गया कि आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाते हो, ABC लेट्स अज्यूम, और बेचते हो, ये आपका कारोबार है, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ABC। एक ही कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट ए कितने का पड़ा आपको बनाना, इसका कोई हिसाब किताब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं रखा जाता। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का हिसाब किताब क्या, अगर मैं थोड़ा कोशिश करूं याद करने की, तो आपको कहा जाता है ये ABC मिला के हमने जो बेचे उनसे रेवेन्यू कितना आया, ABC मिला के बनाने में खर्चा कितना लगा, ग्रॉस प्रॉफिट, ABC सबको बेचने का ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया, टोटल बात करता है वो, समरी ऑफ द रिजल्ट देता है वो, एक यूनिट ए बनाने में खर्चा कितना आया, एक यूनिट बी बनाने में कितना खर्चा आया, एंड सो ऑन, इसकी बात नहीं करता। तो अगर आप जानना चाहो एक यूनिट ऑफ ए का खर्चा कितना है, एक यूनिट ऑफ बी का खर्चा कितना है, तो आपको कॉस्ट काउंटिंग की जरूरत है। और यह बहुत जरूरी है जानना कारोबार में भाई, क्योंकि एक यूनिट कितने का बनता है यह पता होगा तो उसकी प्राइस देख पाओगे ना आप, किस प्राइस पे बेचना है, और प्राइस अच्छी होगी तो प्रोडक्ट कामयाबी से बिकेगी। अच्छी प्राइस बनाने के लिए, निकालने के लिए, ऑफर करने के लिए आपको प्रोडक्ट की कॉस्ट चाहिए भाई। कॉस्ट सही नहीं निकली तो प्राइस भी ठीक नहीं निकलेगी, और प्राइस ठीक नहीं हुई तो कंपैटिटर अच्छी प्राइस बेच के सारी मार्केट ले जाएगा, आप फारिग हो जाओगे। कारोबार की कामयाबी के लिए बड़ा जरूरी है कि आपको पता हो कि आपको हर प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या पड़ रही है, इसलिए हमें कॉस्ट अकाउंटिंग सीखनी है भाई। फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो भाई रिजल्ट्स देता है, जो हो गया उसका रिजल्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग भी बात तो रिजल्ट की है कि एक यूनिट कितने का बना, लेकिन ये रिजल्ट हमें फ्यूचर में कारोबार कैसा चलेगा उस पर डिपेंड करेगा। क्योंकि एक ये कुर्सी, ये डेस्क कितने का बना, ये मुझे पता लगेगा तो मैं इसकी अच्छी प्राइस निकालूंगा ना, कंपेटिटिव प्राइस निकालूंगा, और वो प्राइस कंपेटिटिव होगी तो मेरा फ्यूचर का कारोबार अच्छा चलेगा। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज ओनली कंसर्न्ड अबाउट पास्ट, कि हमने जो माजी में ट्रांजैक्शन की उनके समराइज रिजल्ट्स क्या हैं, नतीजा क्या निकला, कितना मुनाफा कितना लॉस, कितने एसेट कितनी लायबिलिटीज। कॉस्ट अकाउंटिंग भी पास्ट की ही बात कर रहा है कि ये एक डेस्क बनाया, ये कितने का पड़ा, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग की ये इंफॉर्मेशन मुझे फ्यूचर बिजनेस में बड़ा अहम रोल अदा करेगी कि ये डेस्क कितने का पड़ा, इसकी इंफॉर्मेशन की बेस पे मैं इसकी प्राइस बनाऊंगा, और वो प्राइस कितनी कंपेटिटिव है, कितनी अच्छी है, कितनी अट्रैक्टिव है, उस पर मेरा फ्यूचर की सेल्स, रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड करने वाली है। सो कॉस्ट अकाउंटिंग प्राइमरली प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे मेजर की जाए, हमें ये टूल यहां पे सीखेंगे। हम डिफरेंट चैप्टर में डिफरेंट टूल्स सीखेंगे जिसकी मदद से अल्टीमेटली कॉस्ट पर यूनिट पे पहुंचना हमारा काम है। ये कॉस्ट अकाउंटिंग है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इससे एक स्टेप आगे है। मैनेजमेंट टोटल फोकस ऑन फ्यूचर। मैं आपको बार बार एक जुमला बोलता, 2-3 दफा बोला है मैंने कि भाई टेबल की कॉस्ट तो पास्ट है, लेकिन इस कॉस्ट को यूज करके फ्यूचर हम प्लान कर सकते हैं। तो फ्यूचर इज मैनेजमेंट। कॉस्ट की इंफॉर्मेशन का यूज करके फ्यूचर के बारे में कोई फैसला करना, कोई ऐसी बातें, डिसीजन लेना, ऐसी प्लानिंग करना जिससे फ्यूचर के रिजल्ट्स आपके बदल जाएं, दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम फ्यूचर के बारे में डिसीजन लेने के लिए, जिनकी मदद से हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकें, वो डिफरेंट टूल्स हम यहां पे पढ़ लेंगे। जैसे मैं बार बार जो एक जुमला बोल रहा हूं वो है प्राइसिंग डिसीजन का, प्राइस के बारे में फैसला करना। दिस इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप कि फ्यूचर में हमें यह डेस्क कितने का बेचना चाहिए, इसके लिए मुझे पता होना चाहिए ये डेस्क मेरा बनता कितने का है। मुझे कॉस्ट पर यूनिट पता होगी तो ही मैं फ्यूचर के लिए प्राइस पर यूनिट का फैसला कर सकूंगा ना। तो ये फ्यूचर की बात आ गई तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग आ गई। तो अगर मैं इसको रीड थ्रू कर दूं, जरा एकेडमिकली बात है, लेकिन मैं ओवरऑल मैंने आपको बात थोड़ा सा आइडिया दे दिया, बाकी बातें चलती रहेंगी हमारी। प्रोवाइड क्रिटिकल इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट टू बी यूज्ड इन ऑपरेशनल बिजनेस डिसीजन मेकिंग। हमें वो इंफॉर्मेशन मिलेगी यहां से जो हमें बिजनेस डिसीजन मेकिंग के लिए चाहिए होती है। It helps the management to perform all its functions, including planning, organizing, staffing, directing,
कंट्रोलिंग एटसेट्रा। मतलब जो भी बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड जो हमने काम करने होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक प्राइसिंग की बात की ना, मैं और काम बताता हूं आपको। मुझे कितनी प्रोडक्ट्स, मैं 4 प्रोडक्ट बनाता हूं, क्या मुझे चारों प्रोडक्ट्स ही बेचते रहना चाहिए या कोई एक प्रोडक्ट मुझे बंद कर देनी चाहिए? या मैं 4 प्रोडक्ट बनाता हूं लेकिन मेरी कैपेसिटी लिमिटेड है, जितनी डिमांड है चारों की डिमांड में पूरी नहीं कर पाता, तो मैं किस प्रोडक्ट को बनाऊं और किसको मैं कम, जिसके ज्यादा बनाऊं किसके कम बनाऊं? हाउ टू टेक दैट प्रोडक्शन प्लानिंग, फैसला कैसे किया जाए। फिर मैं मल्टीपल प्रोडक्ट बनाता हूं, मेरे पास एक सप्लायर आया, वो कहता है जी सारी क्यों बनाते हो, एक मुझसे खरीद लो, तुम्हारे पास कैपेसिटी कम है, सारी नहीं बना पाते, तो एक प्रोडक्ट मुझसे ले लो। तो कौन सी प्रोडक्ट उससे ले भाई? ABCD में से। हाउ टू टेक बिजनेस डिसीजन, ये सारी प्लानिंग की बातें हैं। और ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखना एक ही होगा, हम जब भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में फ्यूचर के बारे में कोई फैसला करने जा रहे हैं, मकसद एक ही है कि भाई हमने ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना है, कारोबार का प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर लेके जाना है। उसके लिए या हम कॉस्ट को कम करने की बात करेंगे, या रेवेन्यू को बढ़ाने की बात करेंगे, या एक्टिविटी को, वॉल्यूम को बढ़ाने की बात करेंगे। तो ये फैसले कैसे लिए जाते हैं, कॉस्ट को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। रेवेन्यू को कैसे बढ़ाया जा सकता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, वॉल्यूम को कैसे बढ़ाने की प्लानिंग की जा सकती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो हमें फ्यूचर के रेफरेंस से सारी बातें यहां मिलेंगी। जैसे मैंने कहा कि अक्सर किताबों में आप किसी चले जाओ ना एकेडमिक्स में, जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, प्रीवियसली जब मैं सीए कर रहा था तो ये 2 सब्जेक्ट्स मैंने अलहदा पढ़े हुए हैं। मुझे कॉस्ट अकाउंटिंग कैफ लेवल पे एक अलहदा सब्जेक्ट था 100 मार्क्स का, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैफ लेवल पे एक अलहदा सब्जेक्ट था, मुझे याद है 50 मार्क्स का होता था मेरे ज़माने में। लेटर ऑन फिर इसको कंबाइन कर दिया गया 100 मार्क्स में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के नाम से। अच्छा, मैं जब पढ़ता था तो मैंने 100 मार्क्स की कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी कैफ में, 50 मार्क्स की मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ी कैफ में, और फिर 100 मार्क्स की मैनेजमेंट अकाउंटिंग फिर पढ़ी थी CFAB लेवल पे, फाइनल लेवल पे। तो उस जमाने में 150 मार्क्स कॉस्ट एंड मैनेजमेंट के कैफ लेवल पे थे, 100 मार्क्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग के फाइनल लेवल पे थे, CFAB लेवल समझ लो आपके हिसाब से। लेकिन अब सिर्फ 100 मार्क्स हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और सारे के सारे कैफ लेवल पे हैं। फाइनल लेवल पे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई टेस्टिंग नहीं है, खत्म हो चुकी, जीरो हो चुकी है इस वक्त वहाँ पे बात। ठीक है, तो ये वक्त के साथ चीज़ें बदलती रहती हैं, और फिर दोबारा ट्रांजिशन में हमें पता है कि आप लोगों की स्कीम दोबारा बदलने जा रही है, और जिसके बारे में पहले तो यही ख्याल था कि ऑटम 25 नई स्कीम के तहत होने वाली है, और शायद क्लासेस की प्लानिंग शेड्यूलिंग आप लोगों की बदलेगी। डेफिनेटली वी इंस्टीट्यूट वी गाइड यू कि आपको क्या पढ़ना चाहिए। लेकिन रिसेंटली जो हमारी मीटिंग्स हुई हैं आईकैप के ज़िम्मेदारों से, उसमें ये बात सामने आ रही है कि शायद कैफ के लिए अभी भी, मैं 100% नहीं कहता, 99% इंशाअल्लाह ऐसा ही है कि कैफ के लिए सितंबर 25, कैफ एंड पीआरसी दोनों के लिए सितंबर 25 विल बी अंडर द ओल्ड स्कीम। तो इसीलिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। अदरवाइज शायद अगर नई स्कीम की अनाउंसमेंट आ चुकी होती कैफ 3 के लिए, तो जो कैफ के लिए, तो जो ग्रुप कैफ 3 है ये ग्रुप बी में चला गया होता। यहाँ पे हमें ग्रुप ए में कैफ 3 हम यहाँ पढ़े होते, ग्रुप बी में चला गया होता वहाँ पे। तो एनीवेज ग्रुप बी में जाएगा, उसमें इससे भी एक्सपेक्टेड है कि उसमें इसका नाम भी बदल रहा है। बाद ग्रुप बी में जब जा रहा है तो उसका नाम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग होने जा रहा है तरफ। अब चेंजेस सिलेबस में क्या आएंगी ये तो जब आईकैप सिलेबस रिलीज करेगा तो ही पता लगेगा, बट दैट इज नॉट रेलिवेंट। हमारा टारगेट तो है भाई सितंबर 25 में कैफ 3 को ही यहाँ पे ख़त्म करें। हमें मार्च 26 में क्या होता है उससे कोई लेना देना नहीं इंशाअल्लाह। ठीक है, तो ये होगी जी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की थोड़ी सी डिफ्रेंसिएशन। और ये यहाँ पे हम एक तो फिर इसको ज़रा कंपेयर कर लें। वो तो मैंने अलग-अलग फाइनेंशियल अकाउंटिंग बता दी क्या है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग बता दी क्या है। अब ये इनका कंपैरिजन आ गया। हमें बेटा एक चीज़ ध्यान में रखिए, ये आपको एग्जाम में जो चीज़ आपको यहाँ पे बताई जाती है, ज़रूरी नहीं कि वो इसलिए बताई जा रही है कि एग्जाम में आ जाना लिखो। ये आपको इसलिए बताई जाती है कि आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हो उसको जानो, उसको समझो। क्योंकि सब्जेक्ट को जितना बेहतर अंदाज में आप समझोगे, उसकी तारुफ को जितना बेहतर समझोगे, उतना ही बेहतर उसका नॉलेज एब्जॉर्ब करने में आपको आसानी रहेगी। तारुफ किसी भी चीज़ का समझना बहुत ज़रूरी है, बैकग्राउंड समझना ज़रूरी है, क्योंकि बैकग्राउंड की अंडरस्टैंडिंग के साथ ही आपको सब्जेक्ट को एब्जॉर्ब करने में, समझने में आसानी रहेगी इंशाअल्लाह।
तो ये अभी हम बैकग्राउंड डिस्कस कर रहे हैं, जो कि नॉट नेसेसरली एग्जाम में आपको लिखने को आ जाए व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग डिफाइन करो, डिफाइन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, या व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये आना नहीं है। लेकिन सिर्फ आपकी दिमाग की क्लैरिटी के लिए, क्योंकि अभी आपका दिमाग इतना मेच्योर नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग की चीज़ें ओवरलैप होनी शुरू हो जाएंगी थोड़े दिनों में। आपको ये बार बार क्लास में भी आप सवाल मुझसे ऐसे पूछा करोगे जिससे मुझे क्लियरली हिंट कि आपने जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग थोड़ी ज़्यादा पढ़ ली है ना, तो इसलिए आप जरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का नॉलेज झाड़े हो, या आप समझ नहीं पा रहे ये कॉस्ट अकाउंटिंग से डिफरेंशिएट कैसे हो रहा है। ये चीज़ें, ये प्रॉब्लम बच्चों को जनरली आती हैं, इसीलिए हम इसको जरा क्लियर अलहदा करने की कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। आगे भी कई स्टेजेस पे आके मैं आपको ये बार बार डिफरेंशिएट कराया करूंगा, भाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ऐसे देखा था, यहाँ पे हमने ऐसे बात नहीं करनी, यहाँ पे हम इस तरह बात करते हैं। तो ये एक इनिशियल लेवल पे डिफरेंशिएशन की एक छोटी सी एक्टिविटी। सबसे पहले ये एस्पेक्ट्स हैं, इन एस्पेक्ट्स 1 2 3 4 5 6 एस्पेक्ट्स हैं, 6 एस्पेक्ट्स हैं जिन पे हम डिफरेंस कर सकते हैं इनके बारे में, ठीक है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले इंफॉर्मेशन मेनली प्रोड्यूस्ड फॉर, यार ये तो मैंने टच भी नहीं किया, मिल गया। अच्छा जी, इंफॉर्मेशन मेनली प्रोड्यूस्ड फॉर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो इंफॉर्मेशन कॉस्ट अकाउंटिंग की बनती है या मैनेजमेंट अकाउंटिंग से जो रिपोर्ट्स बनती हैं, जो डिफरेंट चैप्टर्स में हमने बनानी सीखनी है, अभी वो बनाते किसके लिए हैं? प्रोड्यूस फॉर इंटरनल यूजर। इंटरनल यूजर से मुराद ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग काम करते हैं, एम्प्लॉइज, मैनेजर्स, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं, इंटरनल यूजर के लिए बनती है भाई। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो इंफॉर्मेशन बनती है वो एक्सटर्नल यूजर के लिए बनती है, जो कंपनी में काम नहीं करते, जैसे शेयर होल्डर, सप्लायर, बैंकर, रेगुलेटर। आ रही है समझ? कोई बात समझना है, कोई टर्म समझना है बेटा, पूछना है आपने, ठीक है। ज्यादातर बच्चे, आप ये ज्यादातर टर्म जो मैं बोलूंगा आप पढ़ के आए होगे, लेकिन फिर भी आपको लगे मैंने कोई ऐसा जुमला बोल दिया, कोई ऐसा वर्ड बोल दिया जो आपने मादी में नहीं पढ़ा, नहीं सुना, रेज योर हैंड, हाथ रेज करने हैं, देन आई आस्क टू एक्सप्लेन। पर्पज ऑफ द इंफॉर्मेशन, मकसद क्या होता है इंफॉर्मेशन बनाने का? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मकसद है टू एड प्लानिंग, कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम जो इंफॉर्मेशन, जो रिपोर्ट्स बनाएंगे उसका मकसद है प्लानिंग, कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग, इसको सपोर्ट करना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या है मकसद भाई? टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन इन अ पीरियड। किसी एक पीरियड के दौरान, वो मंथली है, वो क्वार्टरली है, वो 6 मंथली है, वो सालाना है, उस पीरियड में इदारे की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन क्या रही है, ये जनाब इसका मकसद होता है। लीगल रिक्वायरमेंट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, नो, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है भाई, क्योंकि मैंने अपने काम के लिए बनानी है, मुझे जरूरत लगती है तो बनाऊंगा, नहीं लगती तो नहीं बनाऊंगा। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग कई केसेस में यस, जैसे लिमिटेड कंपनी के लिए जरूरी है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएं। लिमिटेड कंपनी के लिए जरूरी है, सर्टेन कंपनीज के लिए, फॉर एग्जांपल लिस्टेड कंपनीज जो हैं उनके लिए जरूरी है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के स्टॉक एक्सचेंज को भेजें, शेयर होल्डर को भेजें, SECP को जमा कराएं। सो डिफरेंट रेगुलेशंस हैं उनके पास, जहां पे हम कह सकते हैं कि लीगल रिक्वायरमेंट मोस्ट केसेस में है। इसमें किसी केस में कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग अप्लाई करनी है, यूज करनी है, करो, करोगे तो अपना फायदा है, प्रॉफिट्स बेहतर कर लोगे, अपने कॉस्ट को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लोगे, अच्छे डिसीजंस ले पाओगे प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। लेकिन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग को अप्लाई नहीं करते आप, तो डेफिनेटली आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस जरा थोड़ी कम रहेगी। फॉर्मेट, ये एक और मसला भाई, हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की रिपोर्ट्स के फॉर्मेट क्या बनाए? कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, जो मर्जी रो में बनाना है, कॉलम में बनाना है, स्टेटमेंट में लिखना है, जैसे मर्जी कर दो भाई, क्योंकि इंटरनल यूज के लिए ना, तो इंटरनल यूज के लिए मैंने अपने मैनेजर के लिए बनाना है तो मैं मैनेजर को जाके एक्सप्लेन कर दूंगा मैंने इस तरीके से बनाई है इंफॉर्मेशन। लेकिन यहां पे स्टैंडर्ड फॉर्मेट होते हैं, इधर फॉर्मेट स्टैंडर्ड होते हैं, क्योंकि ये एक्सटर्नल यूजर के लिए बन रही है ना। कोई बैंकर है, कोई शेयर होल्डर है, कोई सप्लायर है, उनको मैं जाके बता नहीं सकता मैंने किस ये फॉर्मेट क्यों अप्लाई किया, इसकी बेसिस क्या है। इसलिए इंटरनेट जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है उसके लिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हमें बताते हैं। हमें कॉर्पोरेट, हमारा जो कंपनीज एक्ट है वो हमें बताता है। कंपनीज एक्ट में भी रिक्वायरमेंट होती है ना कि फॉर्मेट क्या क्या इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देनी चाहिए, क्या नहीं देनी चाहिए। सो फॉर्मेट स्टैंडर्ड है, क्या इन्फॉर्मेशन देनी है क्या नहीं देनी लॉ बताएगा, स्टैंडर्ड बताएंगे। यहाँ पे ऐसी कोई नहीं है, मेरी मर्जी जिस मर्जी फॉर्मेट में मैं बनाऊँ।
नेचर इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल भी है, नॉन फाइनेंशियल भी है। जैसे अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल से मुराद रुपीस, पैसे, नॉन फाइनेंशियल से मुराद क्वांटिटीज। मैंने अपनी डिस्कशन में दोनों चीजों पे आपको जिक्र कर दिया। जैसे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ये डेस्क कितने का बना, दिस इज फाइनेंशियल। कितने रुपए का बना, फाइनेंशियल। ये डेस्क कितने रुपए का बेचना है, फाइनेंशियल। लेकिन अगर आपको याद हो, मैंने थोड़ी देर पहले बोला था ABCD बनाते हैं, कितने यूनिट्स ए के बनाए, कितने बी के बनाए, ये भी फैसला मैनेजमेंट अकाउंटिंग में होता है। और ये इंफॉर्मेशन, क्योंकि यूनिट्स आ गए ना, रुपए तो नहीं है। तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से भी डील करते हैं, नॉन फाइनेंशियल से भी डील करेंगे। लेकिन यहां पे मोस्टली फाइनेंशियल होती है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही है ना भाई। प्रॉफिट एंड लॉस का हिसाब लगाया जा रहा है, कितने रुपए मुनाफा कमाया, कितने रुपए के एसेट्स हैं, कितने रुपए की लायबिलिटीज हैं, सारी फाइनेंशियल होती हैं। हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बाज़ औक़ात कुछ नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए मोस्टली कहा गया है, हर चीज़ फाइनेंशियल नहीं कहा गया। जैसे आई एम नॉट श्योर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में अभी कितना पढ़ लिया, लेकिन मैं अगर आपको वैसे बताऊं, मैं अपनी किसी कंपनी का ऑडिट कर रहा होता हूं, उसकी मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता हूं, डिपेंडिंग अपॉन वो कंपनी लिस्टेड है, अनलिस्टेड है, लार्ज साइज है, स्मॉल साइज है, उसमें कुछ नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी आती है। जैसे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है, मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की इंफॉर्मेशन भी देनी पड़ती है। ये P&L में नहीं आती, ये बैलेंस शीट में नहीं आती, लेकिन एडिशनल नोट्स में कहीं जाके मुझे बताना पड़ता है। मुझे लॉ, कभी मुझे लॉ कहता है बताओ, कभी मुझे कहते हैं IFRS स्टैंडर्ड कहते हैं बताओ, मुझे प्रोडक्शन कैपेसिटी बतानी पड़ती है, मेरी कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है। प्रोडक्शन कैपेसिटी का मतलब पता है ना, एबिलिटी टू प्रोड्यूस, मुझे बतानी पड़ती है। मुझे कभी स्टैंडर्ड कहता है बताओ, कभी कहता है मुझे लॉ कहता है मुझे बताओ। तो ये नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, ये भी देनी पड़ती है, लेकिन मोस्टली फाइनेंशियल होती है। और आखिरी चीज टाइम पीरियड है। कॉस्ट अकाउंटिंग हिस्टोरिकल है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग फॉरवर्ड लुकिंग है, फ्यूचर के बारे में फैसला करना है, कितने यूनिट्स बनाएं, फ्यूचर में कितनी प्राइस रखें, एक प्रोडक्ट कितने की बनी, माजी, दोनों है। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती हिस्ट्री है, वो तो टोटली हिस्ट्री है भाई, क्योंकि हम उसने उन्हें किया क्या, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया। ट्रांजैक्शन क्या जो हो चुकी हैं उनको रिकॉर्ड करना, उनके रिजल्ट को समराइज करना। तो ये जनाब हमारा थोड़ा सा डिफरेंशिएशन था। आज का हमारा जो एरिया, मैंने जो कहा था कि थोड़ा सा तारुफ, मुझसे आपकी ज़रा तारुफ हो जाए और थोड़ा सा सब्जेक्ट का तारुफ हो जाए, ये हमारा टारगेट था। एक चीज़ बेटा यहाँ पे मैं आपको और थोड़ा सा यहाँ पे गाइड कर दूँ कि हमारे इस इनिशियल फेज़ में जो चैलेंज होता है टीचर्स लाइक मी, जो हम कैफ ग्रुप ए में पढ़ा रहे होते हैं, क्योंकि आप सब लोग कैफ लेवल पे आते हो जब, तो फर्स्ट टाइम आपको CA में पेपर बेस्ड एग्जाम देने होते हैं। तो आपको कंप्यूटर बेस्ड से पेपर बेस्ड एग्जामिनेशन में जो ट्रांजिशन होती है उसका भी चैलेंजेस हम टीचर्स के ग्रुप ए के टीचर के पास आता है कि हमने आपको उससे फेमिलराइज करना है और उसके बारे में एडिशनल जो गाइडेंस है, जो डूज एंड डोंट्स हैं वो बताने हैं। तो इंशाअल्लाह उस पर भी बहुत ज़्यादा बात होगी। फिर इससे हट के एक और चीज़ जो मैं पर्सनली समझता हूँ कि वो भी टीचर्स लाइक मी, जो हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी के प्रोफेशनल, ज़्यादातर तो आपको माशाल्लाह चार्टर्ड अकाउंटेंट मिलते हैं यहाँ पढ़ाने को, और ख़ासतौर पर राइज में तो हम इंश्योर करते हैं कि आपको सीनियर से सीनियर चार्टर्ड अकाउंट्स यहाँ पे पढ़ाएं, डिफरेंट लेवल पे, PRC लेवल पे, कैफ लेवल पे। तो मैं समझता हूँ कि एक और चीज़ जो आप लोगों को सीखनी है, जिसकी हम एक्सप्रेसली, एक्सप्लिसिटली या इम्प्लिसिटली कोशिश कर रहे होते हैं कि आप सीखो कि कल को आपने जाके सीखो भाई, पहले तो मोबाइल बंद करना सीखो ना, मोबाइल को क्लास में साइलेंट करना सीखो, ठीक है। ये मैं जो बात करना चाहिए इसी पे आ रहा था, मैनर्स, उठना बैठना, ड्रेसिंग, बात करना, आपको ये चीज़ें भी सीखनी है भाई। सिर्फ कैफ पास कर लेना ही कामयाबी की ज़मानत नहीं है। ये पहला अहम, सबसे अहम स्टेप, बहुत अहम स्टेप है, लेकिन पहला स्टेप है, एक स्टेप है, बहुत अहम स्टेप है। लेकिन आपने इससे आगे चलना है। कैफ इंशाल्लाह आपका कंप्लीट होगा जल्द से जल्द। उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, आर्टिकल्स की तलाश। आर्टिकल नहीं शुरू होते, आर्टिकल की तलाश शुरू होती है पहले। और आर्टिकल की तलाश में आप जब निकलते हैं तो आपने टेस्ट देने हैं, आपने इंटरव्यूज़ देने हैं, आपने लोगों से मिलना है। तो वहाँ पे आपकी एवेल्यूएशन स्टार्ट हो जाती है, CV की नहीं सिर्फ कि कैफ कितनी अटेम्प्टों में किया,
आपका हुलिये भी देखे जाते हैं, उठना बैठना भी देखा जाता है, बोलना भी देखा जाता है। तो यू मस्ट आल्सो फोकस ऑन दैट एज वेल। क्या आप अपने टीचर से सिर्फ सब्जेक्ट ना हासिल करो, आप अपने टीचर से जो कि इंशाअल्लाह आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीनियर सीजन प्रोफेशनल मिलते हैं, उनसे ये चीज़ें भी सीखो। जितनी ज़्यादा आपकी लर्निंग होगी पढ़ाई के साथ साथ इन एरियाज़ में, उतना ज़्यादा आप बेहतर परफॉर्म करोगे अपनी इंटरव्यूज़ में, अपने टेस्ट में। और अल्टीमेटली ये 3-4 एरियाज़ का कम्बिनेशन होता है जो आपको बाकी कैंडिडेट से डिफरेंशिएट करते हैं। सिर्फ कैफ कर लेना, मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत अहम स्टेप है, लेकिन सिर्फ कैफ कर लेना अहम नहीं है। तो मेरी और हमारे बाकी साथियों की यहाँ पे कोशिश रहती है कि आपको उन एरियाज़ पे भी तवज्जो दिलाते रहें कि भाई इन एरियाज़ पे भी तवज्जो करना, आपका ट्रैक ठीक हो जाए कैफ के लिहाज से, और कैफ के बाद आगे फाइनल लेवल के लिए आपकी डायरेक्शन ठीक हो जाए, इसको इंश्योर करना। और आपको नॉन एकेडमिक चीज़ों की तरफ भी तवज्जो दिलाते रहना, ताकि कल को इंशाअल्लाह आप जब कैफ कंप्लीट करके अपने आर्टिकल की तलाश में निकलें तो वहाँ पे भी आपको इंशाअल्लाह हेल्प मिले। तो आज के लिए इतना ही जनाब, इंशाअल्लाह मिलेंगे। जैसे मैंने कहा, मैं रेगुलरली मंडे से आपको मिलूंगा। टाइम टेबल आपको एग्जैक्टली हाफिज़ शहबाज साहब इधर ही हैं, वो आपको बता देंगे। तो मंडे से इंशाअल्लाह हमारी रेगुलर मुलाकात होगी और नॉन स्टॉप इंशाअल्लाह फिर चलती रहेगी। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच बेटा, अस्सलाम वालेकुम।